अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, आदाब, नमस्कार। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और हमारी इस मॉर्निंग नशरियात में आप सबका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद है खुश आमदीद आसिफ रशीद में आपके साथ। सामईन नाज़रीन, आज कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। जम्मू कश्मीर में कल रात से लगातार मिलिटेंसी के महाज पर क्या कुछ चल रहा है, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर किस तरीके से इंतज़ामिया आवाम के लिए राहत पहुंचा रही है, वो राहत है या परेशानी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और लगातार कुछ और मामले रहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस पर लगातार आज बात करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर भी चलने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मुल्क की सतह पर 2-3 बड़े मामले हैं जिस पर गुफ्तगू करनी है और ये सारा रहेगा 90 मिनट के इस प्रोग्राम में, जहां पर आपका और हमारा साथ लगातार रहा है और आइंदा भी रहेगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, फटाफट से आप अपना मोबाइल उठाएंगे, आप क्लिक करेंगे फेसबुक पर और हमारे दोनों पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। साथ साथ आप यूट्यूब पर आएंगे जहां पर आप नशरियात को देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप सीधे सीधे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आएंगे, जिसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फटाफट से बढ़ते हैं आगे और आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर की खबरों से खोलते हैं खबर। और खबर जरा उस खबर की जो कल रात देर गए सामने आई थी और कल जहां साल के आगाज में ये पहली झड़प मानी जा रही है। 2 झड़पें एक के बाद एक हुई है। एक झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए थे और दूसरी झड़प के अंदर 2 मिलिटेंटों ने सरेंडर करने की बात कही है और वो सरेंडर हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर जिला पुलवामा में इस वक्त भी इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या है वो कल से आप जानते हैं। 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए साल 2021 का, जहां पर पहला और दूसरा एनकाउंटर एक बाद दोपहर एक देर शाम, लेकिन देर शाम जहां पर मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ ललहार में और उसके बाद गोलियों का सिलसिला यहां पर थम गया। और जो अब जाकर इतलात मौसूल हो रही कि यहां पर 2 मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया पुलिस के सीनियर अफसरान के सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई ललहार पुलवामा के अंदर चल रही थी और पुलिस ने बाज़ाब्ता इसके लिए ट्वीट करके जानकारी भी दे दी है कि जो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है दोनों मकामी मिलिटेंट हैं, इनका नाम और पता भी बता दिया गया है। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट जो आ रही थी कि इनसे हथियार भी बरामद कर किए गए हैं, बाज़ाब्ता इसकी तस्दीक पुलिस की तरफ से भी कर दी गई है। बड़ी बात इसमें यह है कि यह एनकाउंटर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चला और उसके बाद गोलियों का सिलसिला जब शुरू हुआ, बाद में रात भर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ क्योंकि गोलियों का सिलसिला थम गया था कुछ वक्त के बाद। और मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद यहां पर इनको मौका दिया गया पुलिस की तरफ से, फौज की तरफ से। और देर शाम जहां पर ये कार्रवाई शुरू हुई थी, सुबह करीब 5 बजते पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि 2 मकामी मिलिटेंट पुलवामा से ही जिनका ताल्लुक और हिज़्ब नामी तंजीम से इनकी वाबस्तगी थी, इन्होंने जहां पर मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ था और उसके बाद से अब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बटपोरा ललहार की बड़ी खबर हम आपको बता रहेंगे, जहां पर कल रात से झड़प शुरू हुई थी और सरकारी तर्जुमान यानी पुलिस तर्जुमान ने इसकी तस्दीक भी की थी। अब बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि 2 मिलिटेंटों ने सरेंडर किया है और तीसरा मिलिटेंट जो था वो जख्मी हुआ है, जिसे इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुल मिलाकर 3 मिलिटेंटों की खबर पहले ही मिली थी, जिसमें अब खबर यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता ममनुआ तंजीम जो है उससे वाबस्ता 2 मिलिटेंटों ने आज रात देर गए सरेंडर कर दिया है और पुलिस ने उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल और कुछ और असला बरामद करने का दावा भी जो है वो किया है। इधर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से कहा गया कि लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार ये रहती है कि मकामी मिलिटेंट सरेंडर करे और आज एक बार फिर साल 2020 के पहले एनकाउंटर में उन्हें यह कामयाबी मिली है, जहां त्राल मेडूरा पुलवामा के अंदर 3 मिलिटेंट मारे गए। वहीं पर जब पुलवामा के दूसरे इलाके की हम बात करें, वहां पर 2 मिलिटेंटों ने सरेंडर भी किया। जिन 2 मिलिटेंटों ने सरेंडर किया उनके बारे में अकील अब्दुल्ला लोन और अब्दुल रऊफ शेख बताया जा रहा है और दोनों का ताल्लुक साउथ कश्मीर से ही। और पुलिस की बड़ी कामयाबी उस वक्त सामने बताई जा रही है जो साल 2021 के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है कि दोनों मिलिटेंटों ने सरेंडर कर लिया है और जो तीसरा मिलिटेंट था वो जख्मी हालात में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त
सीधे अपने नुमाइंदे गाजी खुर्शीद के पास चलते हैं। गाजी, अपडेट कीजिएगा कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है, और ये जो 3 मिलिटेंटों की खबर कल आई थी जब एक झड़प भी हुई थी, उसके बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, और अब सुबह सुबह खबर ये कि 2 ने सरेंडर किया, तीसरा जख्मी है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब सूरत हाल क्या है और क्या कुछ पुलिस की तरफ से मजीद वजाहत दी गई है? देखिए, जो ही गुज़श्ता दिन पुलवामा के त्राल इलाके में फोर्सेस ने एनकाउंटर के बाद जो ही वहां मुहासरा हटा लिया, तो उसके फौरन बाद पुलवामा के ही दूसरे गांव यानी लेलहारा काकपुर गांव में फौज ने मुहासरा किया, जहां से इन्हें एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, जिसकी बिना पर फौज के 50 RR, CRPF, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके इलाके को दायरे में लिया, वसी इलाके को दायरे में लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। तो वही मैं आपको बता दूं कि तलाशी कार्रवाई के दौरान जब मुश्तरका फोर्सेस ने मुश्तबा मुकाम जहां पे उन्हें ये शक था कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं कि वहां तक जाने की कोशिश की, तो एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने महासरे से भागने की कोशिश में कुछ फायर किए, जिसके जवाब में फोर्सेस ने सब्र तहमुल से काम लेकर हवा में जवाबी फायरिंग की, जिससे ये साफ जाहिर पहले ये हुआ कि इलाके में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर शुरू हुआ। लेकिन कुछ देर मुख्तसर फायरिंग के तबादले के बाद दोनों अतराफ से फायरिंग बंद हो गई और रात भर ये मुहासरा जारी रहा। मुहासरे के अंदर मैं आपको बता दूं कि छुपे मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ने के लिए मुश्तरका फोर्सेस ने काफी मशक्कत की और उन्हें बार बार सरेंडर की अपील की, जो करीबन रात भर जारी रही और उन्हें बार बार यही अपील की गई कि आप सरेंडर करें, आप बाहर आए। तो आखिरकार सुबह करीबन 4:30 बजे के दरमियान दोनों मिलिटेंट्स को पुलिस ने जिंदा गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस का ये भी दावा है कि दोनों मिलिटेंट्स से काफी असलहा भी बरामद हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक पुलवामा जिले से ही है, जबकि एक का ताल्लुक उसी गांव जहां पे मुहासरा किया गया था लेलार गांव से है, जो 2 महीने से सरगर्म बताया जाता है, और दूसरे का ताल्लुक वासुरा गांव से है, जो करीबन 8-7 महीनों से मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से है, और जिसकी तस्दीक पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर ट्वीट करके भी की है। और मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ने के बाद अब यहाँ की ये जो सूरत हाल है, फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करीबन 5 से 6 बजे के दरमियान हटाया है, और इस वक्त इलाके की जो सूरत हाल मैं आपको बता दूं फिर से मामूल पर आ गई है। वही मैं आपको बता दूं कि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलवामा में गुज़श्ता रात से ही इंटरनेट को बंद किया गया था। जो गाजी खुर्शीद, खबर यह भी है कि 2 ने सरेंडर किया, तीसरा मिलिटेंट जख्मी था जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। क्या इसकी तस्दीक हो पाई कि 3 मिलिटेंट थे या सिर्फ ये 2 ही थे जिन्होंने सरेंडर किया है? देखिए, पहले ये खबर सामने आई थी कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि जो 2 मिलिटेंट जिन्हें जिंदा पकड़ा गया है, उसी में से ये जो अकील लोन नामी मिलिटेंट है, उसको माइनर इंजरी, टांग में कोई जख्म लगा था, उसी को ही हॉस्पिटल लिया गया है। लेकिन और पुलिस की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि वहां पे 2 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इलाके में जो मिलिटेंट थे उनकी तादाद सिर्फ 2 थी, और दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके यहाँ से जो काफी असलहा भी उनके यहाँ से बरामद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद हमारे साथ पुलवामा से अपडेट करने के लिए कि इस वक्त मामूल का कामकाज जो है वो दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन लेलहार काकपोरा का एनकाउंटर ख़त्म, और एनकाउंटर के दौरान फोर्सेस की बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2021 का सबसे बड़ा ऑपरेशन और पहले साल का पहला ऑपरेशन। एक ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट मारे गए, और दूसरे ऑपरेशन के दौरान सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर ये जो दूसरा ऑपरेशन जिला पुलवामा के अंदर ही किया गया, लेलहार काकपोरा के इलाके के अंदर, वहां पर 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है, यानी उन्होंने सरेंडर किया है। और इस तरीके से लगातार जो साल 2020 के दौरान बड़ी बात सामने रखी गई थी पुलिस की तरफ से कि SOPs के अंदर तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और जो मकामी मिलिटेंट है उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा कि वो वापस कौमी दायरे में आए, उसका पहला नमूना साल 2021 की जनवरी के महीने में देखने को मिला, जहां पर इस साल की पहली झड़प ये साउथ कश्मीर के अंदर थी। फिलहाल बड़ी खबर ये कि इंटरनेट पर पाबंदी अभी भी लगातार बरकरार है, लेकिन
हालात मामूल पर पुलवामा के अंदर है। तो ये तो बात थी जनाब उस एनकाउंटर की जो कल रात देर गए शुरू हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ जरा बात आईजीपी कश्मीर की भी करें, क्योंकि आईजीपी कश्मीर ने कल रात देर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई छोटे बड़े सवालों का जवाब दिया और एक सवाल के जवाब में लावेपोरा एनकाउंटर पर भी एक बार फिर उन्होंने पुलिस और इंतजामिया की बात की वजाहत कर दी है। और उनकी तरफ से बड़ी बात यह कही गई है कि तीनों नौजवान जो मिलिटेंटों की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, इसकी एक तस्दीक की अपने बयान में। दूसरी बात कि पाकिस्तान के साथ राब्ते में थे तीनों नौजवान। आईपी एड्रेस, मोबाइल के जो राब्ते हुए इन नौजवानों के, वो सरहद पार जाकर मिलते हैं, जिनकी तहकीकात चल रही है, ये उन्होंने खुलासा किया है। और चौथी बड़ी बात जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अब तक जो वालिदैन की तरफ से कहा जा रहा था, उनका ये मानना है, पुलिस का ये वर्जन है कि जांच अब तक की जो हुई है उसमें वालिदैन की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए वो तमाम के तमाम गलत साबित हुए हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि घर से किस मकसद से नौजवान निकले थे, इसका भी फोन टैपिंग के जरिए या फोन जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो जाहिर करती है और वो पुलिस के पास है। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस बीच एक सवाल के जवाब में लावेपोरा एनकाउंटर पर शायद वो कहीं जो सवालिया निशान था कि क्या वालिदैन की बात मानी जाएगी या नहीं, उस पर एक तरह से पुलिस का जो क्लियर वर्जन है वो सामने आ गया है। जरा आपको साउंड बाइट भी सुनाते हैं सवाल का जो जवाब आईजीपी कश्मीर की तरफ से दिया गया कि अब तक जो वालिदैन के इल्जामात रहे हैं जांच में वो तमाम के तमाम गलत साबित हो रहे हैं। लावेपोरा एनकाउंटर में जो पहला जो उनके पेरेंट्स बोले थे हम लोगों को, आप लोग शेयर किए थे, ये लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वो जो उनका कॉल जीपीएस लोकेशन से वो गलत था। दूसरा बोला था उनके पेरेंट्स की ये तीनों बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जबकि तीनों एक दूसरे को जानते हैं। और बोला था कि वो एक रात हो सकता है आदमी पहले पकड़ लिया हो, जबकि फैक्ट है कि वो 2 बजे तक वो घर में थे। 2:30 बजे तीनों एक ही गाड़ी में बैठ के एनकाउंटर साइड से पहले उतरे थे। तो उनका जो भी स्टेटमेंट आ रहा है उनके पेरेंट्स का गलत आ रहा है। उसमें से एक ऐसा भी है जिसको 2019 में एसओजी के पुलवामा में बुला के उसको समझाया गया था, पुलिस वाला के बेटा है, उसको कुछ पूछताछ किया गया था, फिर काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया था। वो मिलिटेंट के साथ वो भी चलता था। और दूसरी बात है कि जब उसका हम सीटीआर एनालिसिस किए, उसमें तीनों एसोसिएट मारे गए हैं, ये वहां के लोकल ओजीडब्ल्यू से फ्रीक्वेंटली बात करते हैं सीटीआर से। तीसरा है कि जो मेटा डाटा जो उनसे मिला है, मोबाइल से मिला होंगे, उस डाटा से है उसमें 2 जो है पुलवामा का, वो जो उनका जो आईपीडीआर जो मिल रहा है, आईपी एड्रेस मिल रहा है, वो पाकिस्तान है। वो ये सब चीज हम लोग केस फाइल में डालेंगे पूरा। उसके बाद तीसरा सुनिए, एक उसमें जो सोफियन का एक है, उसमें वो 2 वर्चुअल नंबर से पाकिस्तान के टॉप कमांडर के साथ फ्रीक्वेंटली बात करते थे। ये मेटा डाटा हमारे पास मिल गया है। अब जरा डाटा जिसको जैसे हम लोग चार्टिंग करते हैं तो उसमें जो क्या कंटेंट है, क्या लिखा है, क्या बात किया है, इसको लाने में टाइम लग रहा है। हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि मोबाइल भी डैमेज हो गया था पूरा, ये भी हमको मिल जाएगा। ये सारे पार्ट केस फाइल का पार्ट होगा। जब केस को हम लोग फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को देंगे तो उस टाइम ये सब डाटा वहां देंगे। देखिए, फैमिली उस डाटा के विषय उसको डिनाई नहीं कर सकता, वो तो फैक्चुअल चीज है। वो जज साहब को देंगे हम लोग तो वो देखेंगे। फैमिली तो जो बोलते हैं वो झूठा साबित होता गया। फैमिली का बहुत, देखिए फैमिली का रोल था। फैमिली को उनके पता था कि ये लड़का इस टाइप का है, यहाँ ऐसे बात, उनको रोकना चाहिए, पहले रोकना चाहिए। ये पुलिस का हेल्प लेकर उसको घर वापस लाना चाहिए। जो आदमी एसओजी के में बुला गया फ्रीक्वेंटली पूछताछ करने के लिए, समझा के छोड़ा गया उसको, कि उनके बाप को नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा चलता है। बच्चों को मोबाइल, एक बच्चा आईजीपी कश्मीर लावेपोरा एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात मीडिया के सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि वालिदैन की तरफ से जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे वो सारे के सारे गलत हैं और उन सभी सवालों का जवाब तकनीकी बुनियादों पर दिया जा रहा है और सभी जवाब जो है वो कोर्ट के सामने भी रखे जाएंगे, जिसके बाद अदालत जो है वो इस बात का फैसला करेगी कि पुलिस जो बात सामने रख रही है वो कितनी सदाकत भरी है और वालिदैन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कितने सही हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जरा आगे। इसके बाद अब जरा इंतजामिया की बात करते हैं और इंतजामिया की बात इसलिए बड़ी करना जरूरी है क्योंकि 5G के हवाले से कल हमने आपको खबर बता दी कि इंटरनेट
स्पीड अब बढ़ेगी जी, पूरी मुल्क के अंदर बढ़ रही है। उसमें फर्स्ट ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गई है, कानून जो है वो बन रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पर क्या कुछ हो रहा है वो आज इस प्रोग्राम में आपको पता लगने वाला है। सबसे पहले जरा आज खबर उन दफ्तरों की करते हैं जो सरकारी कंट्रोल के अंदर चलते हैं, क्योंकि सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सभी डिपार्टमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स बनाई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी वेबसाइट्स बनी है और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी वेबसाइट है, सिविल सेक्रेटरीट के पास भी वेबसाइट है और गवर्नर हाउस के अंदर भी वेबसाइट है, जो पल पल का अपडेट वहां पर अपडेट करते हैं और सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन उन्हें पता लगे क्या कुछ हो रहा है। इस हवाले से काम किया जा रहा है और अच्छी खासी रकम इस पर सर्व की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यह निजाम भी दम तोड़ रहा है। अब ये 4G 2G वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अज़म की, ये लड़ाई है उस इरादे की जो शायद इंतजामिया जरूर तो दिखाती है लेकिन करते करते वो दम तोड़ बैठती है। ताज़ा खबर क्या है, तफसीलात के साथ आसिफ आपको रखेंगे और उसके बाद थोड़ी सी खबर इसमें और एड ऑन मैं भी करता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम महकमों की जो वेबसाइट्स बनाई गई हैं, अब तक हम आपको बताते थे कि इनमें खामियां क्यों हैं, लेकिन आज इंतजामिया ने उस खबर की भी तस्दीक की है और निजाम के अंदर जो खामियां हैं उनको भी तस्लीम करते हुए यह साफ कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्टी कमिश्नर और HODs की वेबसाइट हैं उन पर अहम मालूमात कहीं है ही नहीं। अहम मालूमात, ये जो जानकारियां महकमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है रोजमर्रा, वो उन सब पर डिटेल्स नहीं डाली गई हैं। ताजा एडवाइजरी जारी करके 18 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है अथॉरिटीज की तरफ से सभी महकमों के आला अफसरान से, और हिदायत के बावजूद अब तक इस निजाम में बेहतरी क्यों नहीं लाई जा सकी, इसकी दो वजूहात। एक तो ये कि साल 2017 में जब इस तरह की पहली शिकायत मौसूल हुई कि वेबसाइटों पर डेटा नहीं मिलता, यानी जो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, सेक्रेटरीज तक भी पहुंचते हैं, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचते हैं, HODs तक जाते हैं, अपनी फाइल तो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें पेशरफ्त क्या हुई ये उन्हें पता नहीं चलता, वो अपडेट नहीं रहते। सरकार की वेबसाइट पर जाते वहां उन्हें जानकारी नहीं मिलती। इस शिकायत मिलने के बाद साल 2018 में अप्रैल के महीने आते आते गवर्नर हाउस से भी 2 बार जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर 2 बार हिदायत दी जा चुकी थी कि कुछ दिनों के अंदर, यानी जब ये शिकायत पहुंची तो तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर इन सभी शिकायत का इजाला हो और जो वेबसाइट्स की खामियां हैं उनको अपडेट किया जाए, ये हिदायत महकमों को दी गई। लेकिन आज 2021 में, जो पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि सूबाई इंतजामिया की वेबसाइट में भी इस तरह की कमियां सामने आई है, आज उसकी तस्दीक खुद लगभग इंतजामिया ने कर दी है कि डिप्टी कमिश्नर HODs की जो वेबसाइट है वहां पर जो अहम जानकारी होनी चाहिए थी, दिन भर क्या होता है, शाम को वहां पर डिटेल्स मिलती नहीं, इसकी तस्दीक अब इंतजामिया ने भी खुद कर दी। यानी आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि ऊपर से आदेश जरूर आते हैं, हुक्मनामा जारी होता है, लेकिन अमलाने वाला, उसको इंप्लीमेंट करवाने वाला और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने वाला शायद अफसर ही पैदा नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये मैं इसलिए बड़े वसूख के साथ बता रहा हूं क्योंकि वो आपको इस बात से पता लग गया होगा कि साल 2017 में पहला हुक्मनामा खुद GAD की तरफ से निकलता है और कहा जाता है कि सभी महकमे मुतहरिक हो और ये काम जो है वो हंगामी बुनियादों पर किया जाए। उसके बाद हुकूमत भूल जाती है, साबिका हुकूमत भूल जाती है, इंतजामिया के लोग भूल जाते हैं कि हमने किसी ऑर्डर पर साइन किया था, क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद मामला गवर्नर साहब की नोटिस में आता है, जब साबिका रियासत हमारी होती है और गवर्नर साहब इसका संजीदा नोटिस लेते हैं और साल 2018 जुलाई का महीना 9 जुलाई 2018 को एक सर्कुलर गवर्नर हाउस से निकलता है जिसमें इंतजामिया के सभी अफसरों के लिए यह लाजिमी करार दिया जाता है कि 2 दिन के अंदर अंदर सभी अपडेट जो है वो किए जाएं और हर दिन अपडेट करने के लिए NIC डिपार्टमेंट जो हमारा है, जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसको हरकत में लाया जाए। उस पर जो हरकत तारी हुई है उसको ख़त्म करके उसके अंदर जो है वो चीज़ अकाउंटेबिलिटी को पैदा करवाया जाए। लेकिन गवर्नर साहब चले गए और ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि हमारी रियासत के अंदर कुछ और मामले प्रायोरिटी पर रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत दूर दूर की बात है। अब सवाल आगे बढ़िए, फिर 11 एक और सर्कुलर नंबर 11 आता है 29 अगस्त 2018 को, जिसमें फिर से अथॉरिटीज
और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर्सनली मॉनिटर करता है बहुत सारी वेबसाइट्स को, जिसके बाद वो ये कहता है कि नॉन कंप्लेंस ऑफ रिपोर्ट जो है वो हो रही है, इसलिए अब जरा संजीदा नोटिस ले। 1, 2 और 3 ऑर्डर मैंने आपके सामने रख दिए। ये सिर्फ इसलिए हम रख रहे हैं ताकि अब की बार, क्योंकि अब एक और ऑर्डर निकला है और ये ऑर्डर सही साबित हो और इससे काम हो और आवाम को फायदा मिले, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं और अब न साबिका रियासत रही है न वो लोग रहे हैं, अब बात यूनियन टेरिटरी की है और बताया जा रहा है कि चाबुक हाथ में है जी, जो भी काम नहीं करेगा उसको काम करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा अब की तारीख जो है ये फरवरी 18, 2021 है और कहा गया है कि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी मामला वेबसाइट्स को लेकर है, जो भी खामियां हैं, इसे 18 फरवरी 2021 तक मुकम्मल करके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दे दीजिए। इस उम्मीद के साथ कि फरवरी के बाद जब हम 19-20 फरवरी को आए आपके सामने खबर करें तो दिल खुश हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हर एक चीज आपको ऑन द क्लिक ऑफ द बटन मिलेगा, ऑनलाइन सिस्टम भी मिलेगा, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और जो चीज आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आपको अवेलेबल होगी। ये नहीं होगा कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब 3 महीने पहले ट्रांसफर हुए, आज भी उसकी तस्वीर बहुत सारे वेबसाइट्स पर है। एक अफसर पिछले कई दिनों से छुट्टी पर है, वो नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जनाब वो तो काम कर रहे हैं और कल भी ऑफिस में थे। इस तरीके की अगर बातें होंगी तो शायद ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल नहीं होता है, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल भी होता है और अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट पर है, क्योंकि चाबी वहां पर है। अगर सही तरीके से उसको घुमाई जाए, सही तरीके से सेल्फ गाड़ी को लगाया जाए तो ये गाड़ी दौड़ सकती है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी साहब, उसके बाद उसके नीचे मातहत अमला, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स को भी अपने मातहत अमले को मुतहरिक करना होगा। ये नहीं चलेगा जी कि हमारे पास 2G 4G है। जहां तक डीसी ऑफिस का सवाल है वहां पर इंटरनेट की कोई परेशानी नहीं है, यह सबको हमें पता है। जहां तक सिविल सेक्रेटरीट की बात है वहां पर भी इंटरनेट की कोई बड़ी परेशानी नहीं है कि आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, आप अपने डिपार्टमेंटल वेबसाइट को नहीं चला सकते। जब अखबार, छोटे से अखबार कश्मीर से छपे या जम्मू से छपे, जब वो 2G पर अपना अपडेट पूरा दे सकते हैं तो सरकार अपना अपडेट क्यों न दे, ये सवाल आज छोड़कर जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार ने एक और हुक्मनामा दिया है और 18 फरवरी तक आपको और हमें कहा कि इंतजार कीजिए। हम इंतजार करेंगे इस उम्मीद के साथ कि 19 फरवरी को जब हम उठेंगे, मैं माफी चाहता हूं 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, इसलिए 19 फरवरी को जब आप और हम उठे तो अपडेट हमारे सामने सही हो। इस उम्मीद के साथ इस खबर को आपके सामने रखा ताकि आप भी ट्रैक करते रहे इस खबर को। ये तो एक मामला है। अब जरा फटाफट से बढ़ते हैं एक और मामले की ओर। यह मामला था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब हम एक छोटे से इलाके को लेंगे और यह इलाका बड़ा हसास इलाका है, बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है और वहां पर तरक्की होना वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि सरकार मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया तक, गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर वजीर आजम तक, हर एक आदमी लगातार यह कह रहा है कि गांव में बैठे आखिरी आदमी तक सरकार का बेनिफिट पहुंचे, सरकार की मुराद पहुंचे, सरकारी स्कीमें इंप्लीमेंट हो। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि जब इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ना हो यह चीज इंप्लीमेंट हो? आपके सामने मिसाल हम रखने जा रहे हैं मड़वा इलाके की, और खबर मड़वा की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सुन लीजिएगा। मड़वा इलाका क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो दूर दराज इलाका है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, खबरें हमेशा वहां से आती है, लेकिन हुकूमत की नींद देखिए किस तरीके की है। अब 2 साल का वक्त हो गया यूनियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन अभी तक भी कोई जुम्बिश वहां पर नहीं हुई है। कुल मिलाकर 704 सैंक्शन पोस्ट है मड़वा इलाके के अंदर और उसमें से 330 खाली है। 704 सैंक्शन पोस्ट मड़वा इलाके के अंदर है सरकार के मुख्तलिफ महकमों के अंदर, और उसमें 330 अहम पोस्ट खाली पड़े हैं। और फिर आगे बढ़िएगा, अब हम आपको एक एक डिपार्टमेंट का भी हाल बताएंगे। 3 वैकेंट पोस्ट आईसीडीएस को असाइन किए गए हैं बीडीओ मड़वा को, यानी एक तो बीडीओ मड़वा अपना काम करेगा ही करेगा, उसके अलावा क्या करना होगा, 3 आईसीडीएस का भी प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी वही होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा निजाम और इंतजामिया किस तरीके से चलेगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्पेशल सब डिवीजन लिखा गया है इसको। अब आप समझ सकते हैं कि अल्फाज किस तरीके से, वोट बैंक जब लेना होता है ना
तो असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा जाता है हमने जी सब डिवीजन दे दिया जी और ये सब डिवीजन है जी, इतना पैसा इधर आएगा जी। लेकिन सुनिएगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सब डिवीजन मड़वा के अंदर जो सैंक्शन असामियां हैं वो 101 है, यानी कुल मिलाकर मड़वा सब डिवीजन पीडब्ल्यूडी का जो है वहां पर 101 पोस्ट हमारे होने चाहिए, यानी 101 आदमी काम करने चाहिए। लेकिन है कितने? 48। 101 में से सिर्फ 48 लोग वहां पर काम कर रहे हैं और उन 48 में 36 जो है वो लोकल है। बाकी आपके लगभग 55 पोस्ट जो है वो आज के दिन जब आप और हम बात कर रहे हैं, आज से 2 दिन पहले तक खाली है। हो सकता है 2 दिन में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन 2 दिन तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं खाली है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ज़राअत, जिसको लेकर हंगामा पूरे मुल्क के अंदर है, लेकिन यहाँ के दूर दराज इलाके के अंदर 49 सैंक्शन पोस्ट है। मड़वा इलाके के अंदर 10 पोस्ट और एक एम्प्लॉय जो लोकल है वो अभी काम कर रहा है और तकरीबन 39 पोस्ट जो है वो आपके खाली पड़े हैं। साल 2021 30 तारीख आज है जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। और फिर तालीम की ओर आइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल इतना बेहाल है कि 47 सैंक्शन पोस्ट हैं, 13 पोस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं जिसमें 10 लोकल है और 34 अभी वैकेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें टीचर भी है, इसमें लैब असिस्टेंट भी है, इसमें 10 तरह की और असामियाँ हैं, लेकिन कहाँ पर क्या हाल है आपके सामने है। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री, ये डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एरिया के एतबार से, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 50 के करीब सैंक्शन पोस्ट हैं, 20 लोग टोटल काम कर रहे हैं इस वक्त, 16 मकामी है, 2-4 लोग बाहर से आते हैं और 30 के करीब पोस्ट जो हैं वो वैकेंट पड़े हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बाद अब आप जल शक्ति महकमे की ओर आइए। बस 2-3 महकमों का मैं जिक्र करूंगा और उसके बाद छोड़ जाऊंगा, इसके लिए कि शायद हुकूमत की नींद टूटे। जल शक्ति महकमा PHE, यानी वजीर आजम साहब क्या कह रहे हैं जी, हर घर नल और साफ जल हो। तो यहाँ की सूरत हाल मड़वा इलाके की क्या है? जो लोग हमें लगातार ये कह रहे हैं कि आप जनाब इन दूर दराज इलाकों की खबर नहीं बताते, बिल्कुल प्रायोरिटी हमारी रहती है। जल शक्ति महकमा की हाल इतना बेहाल है कि 53 सैंक्शन पोस्ट वहां पर है, 51 पोस्ट इंक्लूडिंग 48 एम्प्लॉय जो है वो फिल किए गए हैं, 2 पोस्ट वहां पर नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संजीदगी के साथ इस महकमे के अंदर काम किया रहा है। और यहाँ पर ये जो फिल पोस्ट है ये सादा लोकल है, डेलीवेजर्स पर भी काम हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास 71 सैंक्शन पोस्ट है, इधर 50 के करीब एम्प्लॉयज है, बाकी मानदा आपका जो है वो खाली पड़ा है जी। RDD महकमे के पास 80 सैंक्शन पोस्ट है, 39 पोस्ट जो है वो इस वक्त फिल किए गए हैं और 20 उसमें मकामी है और बाकी मानदा जो है वो आपका लेफ्ट आउट है। तो ये सारे मामला जो है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि दूर दराज इलाकों के अंदर किस तरीके से सरकार वादा अपना पूरा करेगी जब इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटियां और एजेंसियां नहीं होंगी। ये उस वक्त भी मौर्ज़े बहस बना और मौर्ज़े वजूद में आया जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक PIL चला गया कोर्ट के अंदर और एक सिविल एक्टिविस्ट वहां के, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कुल मिलाकर ये बताया जाए कि सिचुएशन क्या है जी मड़वा इलाके के अंदर, क्यों वहां के लोग परेशान हैं। तो सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं लगा, क्योंकि अदालत ने चाबी लगाई थी, एक चाबुक दिया था हाथ में, तो उसके बाद सरकार ने जो एदाद शुमार दिए वो जब सामने आए तो होश सबके उड़े कि क्यों वहां की आबादी नाराज रहती है इंतजामिया से। अगरचे वोट बैंक में अगर आप देखेंगे, वोटिंग परसेंट में मड़वा का इलाका सबसे टॉप पे आप देखेंगे, हमेशा वोटिंग उन्होंने की है, इस उम्मीद के साथ वोट डाला है कि शायद अब की बार उनकी तकदीर बदले, शायद अब की बार उनकी मसले हल हो, शायद अब की बार हालात जो है वो बेहतर हो। लेकिन शायद उन्हें और इंतजार करना होगा जब तक कोई और ऊपर से ऐसा अफसर ना आए जो इस निज़ाम को बेहतर कर सके। तो ये जनाब थी खबर मड़वा की और ये हमने आपके सामने रख दिया कि सूरत हाल किस तरीके से है हमारे पूरे इलाकों के अंदर जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, बात जब मुलाजमीन की हो रही है और महकमों की हो रही है तो फटाफट से एक बड़ी बात उन मुलाजमीन की भी करते हैं जो आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में एहतिजाज करते भी नजर आए। श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करेंगे, दोनों मकामात पर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी आपने देखा कि खवातीन की एक बड़ी तादाद, महकमा ICDS के वर्कर्स लगातार एहतिजाज इस चीज को लेकर करते आए कि उन्होंने सरकार के हर हुक्मनामे को माना, जो सरकार की स्कीमें हैं, मरकजी मुआवनत वाली जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको इंप्लीमेंट कराने में अहम रोल अदा किया। बावजूद इसके आलमी वबा के दौरान भी जब अपनी खिदमत अंजाम दी,
इन सब को मद्देनजर रखते हुए भी जो उनके साथ इंसाफ जैसा होना चाहिए था वो नहीं हुआ और मरकज की सर्दमोहरी की वजह से इस वक्त हालात ऐसे बने हैं कि पिछले अगर 1.5-2 बरसों के जम्मू कश्मीर के अंदर इन वर्कर्स को देखें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स इसलिए बेबसी का शिकार हैं क्योंकि तनख्वाहों से महरूम है। सरकारी जो मुराद मिलनी थी साल 2019 से लगभग अब तक साल 2021 तक आज तक एहतजाज चलते आ रहे हैं और तनख्वाहों से ये लोग इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें महरूम रखा गया है। एक चीज और भी यहां पर बताते चलें, जम्मू प्रोविंस के अंदर कश्मीर वैली के अंदर जितने भी ICDS महकमे की जो जिम्मेदारान हैं लगातार, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम स्कीम हो या फिर इसके अलावा एजुकेशन के लड़कियों के लिए खासतौर से स्कीम इंप्लीमेंट्स कराना हो, तो वहां पर कहीं पर 2-2 खवातीन तो कहीं पर 3-3, लेकिन इसी महकमे से जो खवातीन वाबस्ता थी उनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया। जहां पर पोलियो की जैसी मुहिम चली तो इन्हीं को भेजा गया। अब जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो इन्हीं खवातीन को एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी दूर दराज इलाकों के अंदर दी गई है जहां पर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। लेकिन इनका इल्जाम जिस पर हुकूमत काफी वक्त से गौर करने में लगभग नाकाम साबित हुई है, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 वर्ष का पिछला जो साल गुजरा है, यह अरसा बीत गया है, एक बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में खवातीन महकमा ICDS के वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स कह लीजिए, वो इस वक्त तनख्वाह से महरूम है। जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप देखेंगे तो इस खबर के 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक हमगीर एहतजाज हुआ था और उस एहतजाज के अंदर सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, जिसके बाद उन्हें एश्योर किया गया था कि उनका जो ये ऑनरेरियम है, ये तनख्वाह नहीं है, ऑनरेरियम है उनका, ये भी दिया जाएगा। और जो 2 बड़ी बातें इनकी मानी गई थी, एक ये कि आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर जब वो अपनी हद रिटायरमेंट को पहुंचेंगे तो उन्हें कुछ पैसा भी दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से इनके साथ वादा किया गया था, लेकिन वो वादा भी अधूरा साबित हुआ, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। और ये कहा गया था कि जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो है पैसा दिया जाएगा, 5 लाख और 3 लाख बिरतरतीब। और ये साल 2018 में उनके साथ वादा हुआ, लेकिन उसके बाद कितने लोग रिटायर हुए, क्या हुआ, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। एक और दूसरी बड़ी बात जो है इस स्कीम को लेकर, ये 90:10 है। 90:10 का मतलब ये हुआ कि मरकजी हुकूमत को 90% पैसा देना है और 10% पैसा जो है वो स्टेट को देना है, शेयर अपना। लेकिन अगर स्टेट 10% देगा भी तब भी इनका मामला हल नहीं होना। तो मरकज की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो हम डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से पूछ रहे थे, वो कह रहे हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, ये तो मरकज की तरफ से नहीं आ रहा है। अगर मरकज की तरफ से नहीं आ रहा है तो बजट एलोकेशन जो पिच करनी थी क्यों हम स्ट्रांगली नहीं कर पाए? क्योंकि 2018, 17, 18, 19 की अगर आप बात करेंगे तो मौजूदा निज़ाम जो था वो अवामी हुकूमत का था और इत्तेहाद भी बड़ा अच्छा था। जो दिल्ली के अंदर इत्तेहादी लोग थे वही कश्मीर के अंदर भी थे। तो क्यों यह मामला हल नहीं हुआ, उनका एक बड़ा सवाल है। और फिर ये झूठा वादा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और अपने लिए और मुसीबत पैदा की कि अब आप जब रिटायरमेंट की हद को पहुंचेंगे जी आपको पैसा मिलेगा, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे, 3 लाख 5 लाख रुपया देंगे, जिसके बाद वो हट गए थे वहां से। तो अगर आज ये दोबारा सड़क पर आएंगे तो क्या जवाब होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या जवाब होगा उन लोगों का जो उस वक्त सामने आए थे? क्योंकि ये चेयर होती है, कोई चेहरा उस वक्त नहीं आया था, ये एक अथॉरिटी आई थी। आज ए है, कल बी होगा, कल सी होगा, लेकिन अथॉरिटी वाली चेयर ही होती है। गवर्नर साहब गवर्नर ही रहते हैं, चाहे ए बी या सी हो। LG साहब LG ही रहेंगे, चाहे जो भी LG साहब वहां पर हो। इसी तरीके से डायरेक्टर हो या एडवाइजर हो, वो एडवाइजर ही पोस्ट वहां पर गया था, कोई जात नहीं गई थी। लेकिन जब सरकार की तरफ से एश्योरेंसेस हो और सरकार बाद में अपने भी एश्योरेंस को पूरा न कर पाए तो इन लोगों का एहतजाज जेन्युइन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन जब 1.5 से 2 साल का वक्त गया हो, ये काम भी कर रहे हो, पेंडेमिक में भी आपने फोरफ्रंट पर रखा हो, तो एहतजाज इनका जायज बनता है। नंबर 1। नंबर 3 जो इसकी बड़ी परेशानी है, एक तो मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं है, दूसरा आपने वादा किया, तीसरा जिन घरों के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है या जहां से आपने थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लिया था इनको चलाने के लिए, वहां पर भी पैसा नहीं दिया गया है और मुकफ्फल होने की बातें जो है वो आ रही है। तो सोशल वेलफेयर महकमे का हाल जो है वो इंतहाई बेहाल है, क्योंकि ये हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जब आप ओल्ड एज पेंशन की बात करेंगे तो बड़े वादे जरूर किए गए थे कि हजारों केस जो हैं जनाब बैक जुम्बिश कलम हमने जो अप्रूव कर दिए, अब पैसा आना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर आप जब देखेंगे तो पैसा पिछले 1.5 साल के दौरान किसी को नहीं मिला है। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी,
ओल्ड एज के बाद मिलिटेंसी विक्टिम्स का भी एक मद आता था, उसमें भी ज्यादा कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जबकि मरकज की तरफ से मुआवनत की खबरें भी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया है। तो समाजी बहबूद महकमा सवालों के घेरे में है। एक तरफ से आंगनवाड़ी सवाल उठा रही है, एक तरफ से वो बुजुर्ग लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके केसेस मुख्तलिफ महकमों के अंदर है, स्पेशली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर है, कि क्यों उस मामले को संजीदगी के साथ नहीं लिया जा रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज खुद इस मामले का संजीदा नोटिस ले और देखें कि आखिर इसका हल क्या निकले, वरना जो हमारे पास खबर है वो ये है कि श्रीनगर और जम्मू शहर के अंदर अब आंगनवाड़ी वर्कर्स सड़क पर दोबारा आएंगे, और इस बार जब वो सड़क पर आएंगे तो हंगामा बहुत ज्यादा होगा। इसमें एक चीज और भी इशफाक यहाँ पर ऐड करते चलें, जो सुपरवाइजर्स हैं उनको तरक्की ना देना भी एक बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के अंदर बना है। वजूहात क्या है वो लगभग आपने बजट के साथ जोड़कर समझा ही दी है तफसील से, लेकिन जो सुपरवाइजर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आईसीडीएस के आला अफसरान ने उनकी तरफ से 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तो ये शिकायत की गई कि वो जो डिजर्व करते हैं या जिनके साथ जिनका आप 60 साल का जिक्र कर रहे थे वो आज भी मुंतजिर हैं, और कुछ जो रिटायर्ड होने की एज तक पहुंच चुके हैं, ना ही सरकारी मुराद मिली ना वो वादा वफा हुआ। और बड़ी बात यह कि तरक्की जो दी जानी थी, जिसका सबसे पहले जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत के अंदर उनके साथ वादा हुआ था, उनकी उम्र लगभग 60 साल तक पहुंच गई है, लेकिन उन्हें तरक्की आज तक नहीं मिली। और वो लोग जिनका खुद महकमे के अंदर बैठे कुछ लोग कहते हैं कि बैकडोर एंट्रीज हैं, वो सब हैं, ये जो तहकीकात का मामला है, लेकिन बड़ी बात उनकी तरफ से ये भी कही जा रही है कि इस वक्त जिन लोगों को इंतजामिया चाहती है, ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं, उनको तरक्की दी जाती है, बल्कि जो डिजर्विंग इस वक्त खवातीन थी उनको आगे जाने का किसी ने मौका फराहम नहीं किया। चलिए जी, यहां पर जनाब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबर इंटरनेट की आपको बताएंगे। अब ये इंटरनेट की खबर मैं जब बताऊंगा तो उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बुरी खबर दोनों आपके साथ रखूंगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। जी, बैक टू विलेज प्रोग्राम में एक अच्छी खबर सामने आई है, किस तरीके की वो खबर है, और मुलाजमीन अंजुमनों के लिए अब क्या कुछ सरकार करने जा रही है। एम्प्लॉयज यूनियन खबरदार हो जाए, हमारे साथ रहिए, हम आपको बताएंगे कि सरकार आपके लिए क्या कुछ सोच रही है और क्या कुछ करने जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद।